हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग ने स्टार्ट किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म पे, जो कि है रिसीप्ट्स। तो रिसीप्ट्स क्या होता है? रिसीप्ट्स मतलब मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ बिजनेस। तो कोई भी अमाउंट जो बिजनेस को रिसीव हो गया है या होने वाला है उसे रिसीप्ट्स बोलेंगे। अब ये अमाउंट जो है वो चाहे गुड्स बेच के आ सकता है, किसी से उधारी लेके आ सकता है, लोन लेके आ सकता है, एसेट बेच के आ सकता है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट की हो वहां से आ सकता है। तो किसी भी सोर्स से अमाउंट आपको रिसीव हो सकती है। पर अगर अमाउंट रिसीव हो रही है तो वो क्या होगी? हमारी रिसीप्ट्स कहलाई जाएगी। दो तरह की रिसीप्ट्स होते हैं हमारे पास, रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट्स वो रिसीप्ट्स होते हैं जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू हमें मिल रहा है। जैसे कि मेरा बिजनेस है से गुड्स बेचने का, तो गुड्स बेच के जो भी पैसा मुझे मिलेगा वो क्या होगा? मेरी रेवेन्यू रिसीप्ट्स होगी। तो ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स जो होते हैं, जो मेरा रेगुलर बिजनेस है वहां से मुझे ये इनकम होती है, और साथ ही साथ ये रिकरिंग नेचर की होती है। रिकरिंग मतलब जो बार बार रिपीट होती है, रिपीटेटिव नेचर की होती है। उसके अलावा दूसरा है हमारे पास कैपिटल रिसीप्ट्स। कैपिटल रिसीप्ट्स वो अमाउंट होती है जो हमें रिसीव हो रही है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू हो रही है। यानी कि ये वो रिसीप्ट है, वो इनकम है जो मुझे मिल तो रही है लेकिन मेरे बिजनेस से नहीं मिल रही, उसके अलावा किसी और सोर्स से मिल रही है। ये जनरली नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, ये बार बार नहीं अकर होते हैं। ये हो गए, एक बार हो गए, दो बार हो गए, बस। जैसे कि सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी बेचना मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा काम नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा मशीनरी थी, उससे मेरा काम नहीं हो रहा था, आउटडेटेड हो गई थी, तो मैंने क्या किया? उसे बेच दिया। तो वहां से जो भी मुझे अमाउंट रिसीव हुई वो क्या हो गई? हमारी कैपिटल रिसीप्ट। बैंक लोन, बैंक से पैसा ले लिया, लोन ले लिया, पैसा तो आया, पर बैंक से लोन लेना कोई बिजनेस थोड़ी है, वो क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो कहाँ आएगी? कैपिटल रिसीप्ट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की हुई थी कुछ, अब उसे बेच दिया, तो वहां से जो पैसा आया। इश्यू ऑफ शेयर्स, कंपनी के शेयर्स इश्यू कर दिए, वहां से जो अमाउंट रिसीव हुई, ये सब क्या है? ये सब हमारे कैपिटल रिसीप्ट्स होती हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बिजनेस ने जो भी अमाउंट खर्च की है रेवेन्यू जनरेट करने में, वो एक्सपेंडिचर होते हैं। सो अमाउंट स्पेंट और इंकर्ड बाय अ बिजनेस। तो एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो जो भी खर्चे हमारे डे टू डे बिजनेस को चलाने में आ रहे हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ये जनरली हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर गुड्स खरीदे, तो गुड्स किस लिए खरीदे? रीसेल पर्पस से गुड्स खरीदे, बेच दिए। एम्प्लॉयज को सैलरी दी, काम करा लिया। रेंट दिया, बिल्डिंग का रेंट दिया, यूज कर ली। तो यानी कि ये खर्चे करते, जैसे ही हम खर्चा करते हैं उसी टाइम में, थोड़े टाइम में ही इसका बेनिफिट ले लेते हैं। वहीं पर दूसरा है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वो खर्चे हैं जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, हमें फ्यूचर बेनिफिट देते हैं। जैसे परचेज ऑफ मशीनरी खरीदी है, अब उससे हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा नहीं है ना कि आज मशीनरी खरीदी, आज गुड्स बना ली और बस काम खत्म। अब ये मशीनरी जब आ गई है, एक बार मैंने इसमें पैसा लगा दिया, खर्चा कर दिया, लेकिन अब इसका जो बेनिफिट है वो मैं काफी टाइमों तक ले सकती हूँ, कई सालों तक ले सकती हूँ। परचेज ऑफ बिल्डिंग, एक बार बिल्डिंग खरीद ली, उसमें बिजनेस करूंगी, अब बिजनेस भी आने वाले कई सालों तक चलेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। परचेज ऑफ फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल, यानी कि जितनी भी हमारी फिक्स एसेट्स होंगी उनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिलेगा। तो फिक्स एसेट्स खरीदने में जो हमारा खर्चा हो रहा है वो क्या है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और थर्ड है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो खर्चे हैं जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, एक साल से ज्यादा के बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ इन्हें हम राइट ऑफ करते हैं
ओवर द पीरियड इट बेनिफिट्स, यानी कि जितने सालों तक ये हमें बेनिफिट देगा, आने वाले कई सालों तक ये हमें बेनिफिट देता है, और इसे हम जो अपने अकाउंट्स में दिखाएंगे वो भी कई सालों तक दिखाएंगे। जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, हमने टीवी पे ऐड दिया, सिर्फ 5 लाख रुपए हमारे खर्च हुए। अब ऐसा नहीं है ना कि एक बार ऐड दे दिया तो बस हो गया काम, अब उसका जो बेनिफिट मुझे मिलेगा, ऐड दिया, लोगों ने देखा, लोग उससे इन्फ्लुएंस हुए, प्रोडक्ट खरीदा, अब वो जो इन्फ्लुएंस करेगा वो काफी टाइम तक करेगा लोगों को, तो उसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। तो अब ये जो 5 लाख है, ये पूरा खर्चा मैं एक साथ नहीं दिखा दूंगी अपने अकाउंट्स में, ये मैं धीरे धीरे कई सालों तक दिखाऊंगी कि 5 लाख अगर मैंने आज इन्वेस्ट किए तो इस साल मैंने कितना बेनिफिट ले लिया, से इस साल मैंने 1 लाख का बेनिफिट ले लिया, अगली साल मैंने 80,000 का बेनिफिट ले लिया। तो इस तरह से हम उसे आने वाले जितने सालों तक वो हमें बेनिफिट देता है उनमें दिखाते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी इनकम। इनकम का मतलब, इनकम मीन्स एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। जब भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंस से ज्यादा होंगे तो क्या होती है हमारी इनकम। से हमने सेल की 1 लाख की, 1 लाख के गुड्स बेचे हमने, और उन गुड्स को बनाने में हमारी कॉस्ट आई थी से 80,000 की, तो 20,000 का हमें फायदा हुआ। तो ये जो बेनिफिट है यही हमारी इनकम होती है। सेल करके जो अमाउंट आई थी वो हमारी रेवेन्यू थी, जो कॉस्ट लगी थी वो हमारी खर्चे थे, एक्सपेंस थे, और इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया ये हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वही कॉस्ट इंकर टू अर्न रेवेन्यू, खर्चे जो रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं। 2 तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक प्रीपेड एक्सपेंस, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड का क्या मतलब होता है, प्रीपेड मतलब होता है पेड इन एडवांस। ये वो खर्चे हैं, वो एक्सपेंसेस हैं जो हमने पे तो कर दिए लेकिन अभी तक उनका बेनिफिट हमने नहीं लिया है, आने वाले सालों में हम उसका बेनिफिट, या आने वाले टाइम में हम उसका बेनिफिट लेंगे। जैसे मोबाइल रिचार्ज कराते हैं हम सब, तो से हम मंथ के स्टार्टिंग में मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, लेकिन अब मोबाइल रिचार्ज तो हो गया लेकिन उसका बेनिफिट लिया अभी तक नहीं, उसका बेनिफिट हम आने वाले टाइम में यानी कि जो कमिंग मंथ है उसमें लेंगे। तो पैसा पहले चला गया, बेनिफिट बाद में मिल रहा है। दूसरा होता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट येट पेड, यानी कि ड्यू तो हो गया लेकिन आपने अभी तक पे नहीं किया, बकाया। तो ऐसे खर्चे जो आपको देने थे लेकिन आपने अभी तक नहीं दिए, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आपने एम्प्लॉय से काम तो करा लिया, आपको उनकी सैलरी भी देनी थी लेकिन अभी तक आपने वो सैलरी नहीं दी। आउटस्टैंडिंग रेंट, आपने बिल्डिंग यूज कर ली, रेंट देना था पर अभी तक नहीं दिया। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी यूज की, बिल आ गया, बिल पे करना था लेकिन अभी तक पे नहीं किया। तो ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए। नेक्स्ट टर्म है हमारी प्रॉफिट, गेन एंड लॉस। तो प्रॉफिट और गेन दोनों का ही मतलब फायदा होता है। तो फर्क क्या है, प्रॉफिट का मतलब होता है वो फायदा जो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मिल रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब होती है जो हमारा रेगुलर नॉर्मल बिजनेस है, वहां से जो हमें फायदा मिलेगा वो प्रॉफिट में आएगा। जैसे मेरा बिजनेस है सामान बेचना, गुड्स बेचना, तो गुड्स बेच के जो फायदा मिला, जो इनकम हुई, वो प्रॉफिट। वहीं पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो इनकम हो रही है, जो फायदा हो रहा है, वो हमारा गेन होता है। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी बेच के जो फायदा हुआ वो क्या है, हमारा गेन है। अब भाई मशीनरी बेचना तो मेरा बिजनेस नहीं है ना, पर मैंने एक मशीनरी बेची और मशीनरी को बेच के कुछ फायदा हुआ तो क्या आएगा, हमारा गेन आएगा। और नेक्स्ट टर्म है हमारी लॉस। लॉस का मतलब नुकसान,
जब भी हमारे एक्सपेंस हमारे रेवेन्यू से ज्यादा होंगे हमें लॉस हो जाएगा। अभी जो लॉस है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी हो सकता है और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी हो सकता है। एक तो ये हो गया कि हमारे खर्चे ज्यादा हो गए भाई, इनकम इतनी हुई नहीं, रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं हुआ, तो हमें नुकसान हो गया। दूसरा, स्टॉक में आग लग गई, सामान जल गया, नुकसान हो गया। चोरी हो गई तो नुकसान हो गया। हमने एक मशीनरी बेची लेकिन कम में बेच दी, लॉस हो गया। से 50,000 की मशीनरी हमने 40 में ही बेची, 10,000 का लॉस हो गया। तो चाहे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू हो, कोई भी नुकसान हमारा क्या होगा, लॉस होगा। नेक्स्ट टर्म है हमारी परचेजेस। परचेजेस का मतलब होता है परचेज ऑफ गुड्स। जब भी परचेज लिखा होगा यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, गुड्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ भी कोई भी गुड खरीद रहे हो रीसेल पर्पज से या कोई रॉ मटेरियल खरीद रहे हो प्रोडक्शन पर्पज से, तो वो हमारे परचेजेस में आएगा। दूसरी टर्म होती है हमारी सेल। सेल मतलब सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेचना सेल्स कहलाता है। नेक्स्ट टर्म है हमारी परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, जब हमने कुछ सामान खरीदा तो हो सकता है उस सामान में कुछ ऐसा हो, कुछ डिफेक्टिव सामान हो या कुछ ऐसा सामान हो जो मुझे पसंद ना आया हो, तो मैं क्या करती हूँ, उस सामान को ले जाके सप्लायर को वापस कर देती हूँ। तो ये क्या हो गया, खरीदा हुआ सामान वापस कर दिया, तो परचेज रिटर्न, ये हो गया हमारा परचेज रिटर्न। दूसरा है सेल्स रिटर्न। ऐसे ही अगर बिजनेस है, बिजनेस से कोई सामान बेचा और कस्टमर को वो सामान पसंद नहीं आया, तो कस्टमर क्या करेगा, वापस बिजनेस को वो सामान वापस कर देगा। तो वो क्या होता है, हमारा सेल्स रिटर्न होता है। तो अगर खरीदा हुआ सामान वापस करोगे तो परचेज रिटर्न, बेचा हुआ सामान वापस आ जाए तो सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट टर्म है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल करके जो भी आपको अमाउंट रिसीव हुई है वो हमारी रेवेन्यू कहलाई जाती है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू कहलाई जाएगी। नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, गुड्स का मतलब वो सामान, वो आइटम्स जो आपने परचेज किए हैं रीसेल करने के लिए या प्रोड्यूस किए हैं सेल करने के लिए, ताकि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो सके। तो जो गुड्स होंगे वो हमेशा मूवेबल आइटम होंगे और वो हमेशा सेल के पर्पज से लिए गए होंगे, कि आपने अगर खरीदा है तो बेचोगे, प्रोड्यूस किया है तो भी बेचोगे। स्टॉक का मतलब से मैंने कुछ गुड्स लिए बेचने के लिए या प्रोड्यूस किए, तो अब जितने भी गुड्स मैंने प्रोड्यूस किए होंगे सारे तो नहीं बिके होंगे, कुछ गुड्स मेरे अनसोल्ड रह जाएंगे जो बिके नहीं होंगे। तो जो ये अनसोल्ड गुड्स होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्टॉक, या इसी को इन्वेंट्री भी बोलते हैं। स्टॉक जो है दो तरह के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो साल की स्टार्टिंग में यानी कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के टाइम पे जितना स्टॉक होगा मेरे पास, जितने अनसोल्ड गुड्स होंगे वो ओपनिंग स्टॉक कहलाए जाएंगे, और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पे जो स्टॉक होगा मेरे पास वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाए जाएंगे। बिगिनिंग ऑफ द पीरियड होते हैं और क्लोजिंग हमारा एंड ऑफ द पीरियड होते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब कि आपने कोई क्रेडिट सेल की, उधारी पे सामान बेचा और वहां से आपके पास पैसा आना है, अमाउंट रिसीवेबल फॉर क्रेडिट सेल। ठीक है, क्रेडिट सेल में दो चीजें आती हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों मिलके ट्रेड रिसीवेबल कहलाए जाते हैं। अब डेटर्स कौन होते हैं, से एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड ने गुड्स बेचे, सेल की, किसको की, राहुल को की, तो सेल जो की वो क्रेडिट पे की। ठीक है, अब राहुल ने सामान तो ले लिया लेकिन क्या पैसे दिए, नहीं दिए, तो अभी इससे पैसे लेने बाकी हैं। तो राहुल क्या हो गया मेरे लिए,
डेटर हो गया। एबीसी लिमिटेड के लिए कौन है? डेटर है। डेटर जिससे पैसा लेना है वो डेटर हो गया। अब यहीं पर एबीसी लिमिटेड और राहुल ने एक बिल बना लिया, ठीक है, एक बिल तैयार कर दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज, और कहा कि एक बिल बना लेते हैं। और राहुल ने कहा कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस बिल के अगेंस्ट मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो यानी कि राहुल डेटर ने एक्सेप्ट किया कि ये बिल के अगेंस्ट आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। तो ये बिल क्या हो गया हमारे लिए? बिल रिसीवेबल, कि इस बिल के अगेंस्ट आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारी ट्रेड पेबल्स। अगर हम उधारी पे सामान खरीदते हैं तो हमें अमाउंट पे करनी है, पेबल है। तो अमाउंट पेबल फॉर क्रेडिट परचेजेस क्या है हमारे पास? ट्रेड पेबल्स कहते हैं। ट्रेड पेबल्स में भी दो चीजें इंक्लूड होती हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स समझते हैं पहले। सपोज अगेन एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड ने कुछ गुड्स परचेज किए। किससे परचेज किए? शर्मा से परचेज किए, ठीक है। अब शर्मा ने इनको गुड्स तो दे दिए, क्या इन्हें अभी तक अमाउंट रिसीव हुई? अभी तक नहीं हुई। तो अभी इसको पैसा देना बाकी है। एबीसी लिमिटेड शर्मा को पैसा देगा, तो ये शर्मा एबीसी लिमिटेड के लिए क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया, ठीक है। अब अगेन अगर एबीसी लिमिटेड और शर्मा मिलके एक बिल बना ले और एबीसी लिमिटेड शर्मा को ये प्रॉमिस करे कि हाँ मैं इस बिल के अगेंस्ट आपको पेमेंट कर दूंगा, तो वो क्या कहलाया जाएगा? बिल्स पेबल, कि इस बिल के अगेंस्ट आपको पेमेंट कर दूंगा, प्रॉमिस टू पे, ठीक है। ये हमारा बिल्स पेबल होगा। नेक्स्ट टर्म है हमारी बेड डेट्स। बेड डेट्स हमारे डेटर्स थे, ठीक है। डेटर्स वो जिनसे हमें पैसा लेना है, जिन्होंने हमसे उधारी पे सामान लिया था, ठीक है। सामान तो ले गए पर अभी पैसा नहीं देके गए हैं। अब क्या सारे डेटर्स इतने अच्छे, इतने भले होंगे कि वो सारे के सारे सारा पैसा दे दें? ऑफ कोर्स नहीं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सामान तो ले जाते हैं लेकिन पैसा कभी उनसे आता ही नहीं है। तो ऐसी अमाउंट जो हमें रिकवर अब नहीं होने वाली है वो हमारी बेड डेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या बताती है? बैलेंस शीट हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। वो ये बताती है कि एक स्पेसिफिक डेट पे हमारे पास कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है और कितनी कैपिटल है। नाम क्या है? बैलेंस शीट। तो ये हमेशा एक बैलेंस दिखाती है किस किस में? एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल में। तो हमारी जो एसेट्स होगी वो हमेशा बराबर होगी लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं जो कि है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉग्स। तो सामान को बेचने में उससे पहले या सामान को प्रोड्यूस करने में जो भी खर्चा हमारा आता है वो हमारे कॉग्स कहलाई जाती है। जैसे रॉ मटेरियल खरीदा होगा, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए लेबर लगी होगी, उसे वेजेस दिए होंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आए होंगे। तो ये सब क्या है? ये सब सामान बनने से पहले का खर्चा है, सामान बेचने से पहले का खर्चा है। तो सामान बेचने से पहले का जो भी खर्चा होता है, जो भी कॉस्ट आती है, इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। शॉर्ट में बोलते हैं इसे हम कॉग्स। नेक्स्ट टर्म है डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो हमारे जो अकाउंटिंग है वो ड्वेल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है, यानी कि उसकी हमेशा दो साइड होती है। एक
डेबिट एक क्रेडिट। तो सिंपली क्या कहा, सिंपली कहा जो आपकी लेफ्ट साइड होगी वो डेबिट होगी और जो राइट साइड होगी वो क्रेडिट होगी। बस हमेशा कोई भी अकाउंट बनाओगे लेफ्ट साइड डेबिट राइट साइड क्रेडिट। और लास्ट टर्म है हमारी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। जैसे एक मोबाइल है, ठीक है, मैंने एक मोबाइल लिया है 2025 में 50,000 का, ठीक है, क्या 2026 में वो 50,000 का ही होगा? नहीं, उसकी वैल्यू कुछ कम हो गई होगी, से अब वो रह गया 35,000 का। तो ये 50 से 35,000 तक कुछ वैल्यू कम हो गई इसकी। तो ये जो रिडक्शन आया है, जो डिक्रीज आया है, इसी डिक्रीज को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब ये डिक्रीज आया तो आया क्यों आया भाई? 1 साल हो गया, टाइम चला गया, पासेज ऑफ टाइम, ठीक है। अब 1 साल में इसमें कुछ वियर एंड टीयर, कुछ खराबी, कुछ टूट फूट हो गई होगी, आउटडेटेड हो गया होगा, अब भाई अपडेटेड वर्जन आ गया होगा इसका, ऑब्सोलेंस, ठीक है। इसके अलावा 1 साल भाई मैंने यूज भी किया है तो वैसे ही इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, या कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया जिसकी वजह से इसकी वैल्यू कम हो गई। तो अगर फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो वो डेप्रिसिएशन कहलाया जाता है। तो यहाँ हमारी बेसिक टर्म्स खत्म होती हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में